नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। 3-4 दिन आपकी क्लासेस नहीं ले पाया, उसके लिए मैं सॉरी, बहुत बहुत क्षमा चाहता हूं आपसे। एक्चुअली पिताजी का श्राद्ध था, तो इसलिए मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। और आज हम लोग फिर से इकट्ठा हुए हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। कोशिश रहेगी कि आज विसर्ग संधि आपकी खत्म हो जाए, और यदि विसर्ग संधि खत्म हो जाती है तो हम लोग आगे से नए चैप्टर की तरफ कारक पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का प्रकरण विसर्ग संधि। हमने विसर्ग संधि के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी दिया भी था, और आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, संधि मतलब जोड़, आप लोग जानते हैं संधि मतलब क्या होता है, जोड़। और अब इस जोड़ में जो जोड़ होगा, अभी आपने स्वर संधि जब पढ़ा तो उसमें स्वरों का स्वरों से होता था। व्यंजन संधि पढ़ा तो उसमें व्यंजन का स्वर या व्यंजन से होता था। पर अब विसर्ग संधि जब आप पढ़ेंगे तो इसमें विसर्ग का स्वर और व्यंजन से तो होगा, पर किसी व्यंजन विसर्ग से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया है पहले कि किसी भी विसर्ग से किसी भी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता। किसी भी विसर्ग से किसी शब्द का निर्माण नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए विसर्ग का विसर्ग से मिलने पर कोई भी संधि नहीं होती है। तो याद रखें, यहां पर हम परिभाषा बनाएंगे। विसर्ग संधि क्या होगा कि जब विसर्ग से स्वर अथवा व्यंजन मिले और कोई विकार उत्पन्न हो, विकार मतलब परिवर्तन ना भैया, कोई विकार उत्पन्न हो तो वहां विसर्ग संधि होती है। तो वहां विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये हमारी विसर्ग संधि की पहचान है, विसर्ग संधि की परिभाषा है। आइए एक दो उदाहरण भी बना करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पुनः धन मुद्रण, तो इसका जब हम संधि करेंगे तो ये विसर्ग जब यहां से मिलेगा तो बनाएगा पुनर्मुद्रण। ठीक है, पुनर्मुद्रण ऐसे बनाएगा। जैसे मैंने कहा अंतः धन पुर, तो यह मिलेगा तो बनाएगा अंतःपुर। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे मैंने एक और लिखा मनः धन अनुकूल, क्या लिखा, मनः धन अनुकूल, तो ये बन जाएगा मनोनुकूल। ठीक है, इस प्रकार से ये संधियां बनेंगी। किससे बनेंगी आप जब भी देखेंगे तो इसकी मुलाकात किसी न किसी विसर्ग से जरूर होगी। यहां पर देखिए एक विसर्ग लगा है, यहां पर देखिए एक विसर्ग लगा है, यहां पर देखिए एक विसर्ग लगा है, और इन सब की मुलाकात किसी व्यंजन या किसी स्वर से हो रही है। इसका अर्थ ये है, अभिप्राय ये है कि जब किसी विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल हो और मेल होने के बाद कोई विकार उत्पन्न हो, तो वहां पर जो संधि होती है वह संधि विसर्ग संधि कहलाती है। इतनी सी बेसिक सी जानकारी थी। इसमें 4-5 नियम होंगे जिसे आज हम लोग पढ़ के खत्म करेंगे। तो जल्दी से इसे आप लोग एक बार लिख लें, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम अगले नियम पे बात करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी उतारे जल्दी से उतारे, ताकि आज ये विसर्ग संधि हमारी खत्म हो जाए। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर काम करना शुरू करेंगे। चलिए, अब इसमें आपको 4-5-6 नियम पढ़ने पड़ेंगे, और वही नियम आप जब पढ़ लेंगे तो आपका संधि ये क्लियर हो जाएगा। याद रहे एक बात कि ये विसर्ग संधि से जो प्रश्न है वो एक दिवसीय परीक्षाओं में कम पूछे जाते हैं, परंतु
आपके टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ ऐसी परीक्षाओं में जब आप बैठते हैं तो वहां पर संस्कृत की भाषा में, संस्कृत में आपसे ये चीजें अधिक पूछी जाती हैं। तो आइए जरा हम लोग पहले नियम की ओर चर्चा करते हैं। पहला नियम हमारा क्या है? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1, मैं नियम नंबर नहीं मिलता हूं। इसमें विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का ओ हो जाता है। कब हो जाता है? अगर मान लीजिए किसी विसर्ग के पहले, किसी विसर्ग के पहले अ आए, किसी विसर्ग के पहले अ आए और बाद में अ आ सकता है, या किसी भी वर्ग का, आप जानते हैं वर्ग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण अगर आ जाता है और उसके साथ साथ य, र, ल, व मतलब अंतस्थ व्यंजन और ह यदि आ जाता है तो जो यहां पर विसर्ग होता है वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। आइए लिख करके समझाता हूं। मैंने लिखा कि यदि विसर्ग के पहले, इस नियम का एक अपवाद भी है, यदि विसर्ग के पहले ओ तथा बाद में ओ अथवा किसी भी वर्ग का, अ अथवा किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ओ हो जाता है। ठीक है। क्या कहा कि अगर मान लीजिए विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद में अ हो या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो, तो वहां पर जो ये शब्द है ये अपने आप ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। याद रखिए पंचम वर्ण बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, और मिलेगा भी तो या तो न मिलेगा या तो म मिलेगा, और ञ, ङ और ण ये तीनों बहुत ही नगण्य मिलेंगे, न के बराबर मिलेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए यहां पर देखते हैं। मैं इसे ग्राफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये हमारा विसर्ग है। क्या है? विसर्ग है। और विसर्ग के पहले क्या आए? अ आए। ठीक है, विसर्ग के पहले अ आए और विसर्ग के बाद क्या क्या आए? ओ आ सकता है, या तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। तीसरा क और ख को छोड़ दें तो क्या आ सकता है? ग, घ, ङ, और बताया कि ङ नगण्य है, न के बराबर है। अब च, छ छोड़ दें तो ज, झ, ञ। ट, ठ छोड़ दें ड, ढ, ण। त, थ छोड़ दें द, ध, न। ठीक है, प, फ छोड़ दें ब, भ और म। इतने तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही साथ एक चीज और आएगा। क्या? मैं यहां पर लिख देता हूं। य आ सकता है, र आ सकता है, ल आ सकता है, वो आ सकता है और ह आ सकता है। अगर इतनी चीजें आपको मिलती हैं, अगर इतनी चीजें आपको मिलती हैं, तो आप क्या करेंगे कि इस विसर्ग का परिवर्तन सीधे सीधे किसमें कर देंगे? इस विसर्ग का परिवर्तन सीधे सीधे आप ओ में करेंगे। और आप जानते हैं कि ओ किसी प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, तो ये अपनी मात्रा देगा, एक खड़ी पाई ऊपर एक तिरछी पाई। यही एक नियम है जो इस पर लागू होगा। क्या है जरा देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई विसर्ग आए और उसके पहले अ आए,
और उसके बाद में चाहे अ आ जाए, या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, चाहे क वर्ग हो, चाहे च वर्ग हो, चाहे ट वर्ग हो, चाहे त वर्ग हो, चाहे प वर्ग हो, किसी भी वर्ग का अगर तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाता है, या अंतस्थ व्यंजन और कंपित ये कैकल्य ध्वनि आ जाती है, य र ल व ह आ जाता है, तो इस विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। इस विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आइए दो चार उदाहरण लिखते हैं, तब आपको और अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा तपह धन बल, मैंने लिखा मनः धन हर, मैंने लिखा मनः धन अनुकूल। ठीक है, मैंने लिखा मनः धन रथ। ठीक है, पयः धन द। ठीक, इतनी चीजें मैंने आपको सामने उदाहरण के रूप में लिख दी है। आइए इसे बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या यहां पर लिखा, विसर्ग मतलब अह की मात्रा और इस अह की मात्रा की मुलाकात हुई भैया किससे, ब से। लेकिन इसकी पहले जरा देखिए क्या अ की मात्रा है, आप कहोगे हाँ सर अ तो छुपा है। ब यहां पर देखने को मिल रहा है, तो देखो क्या यहां पर ब है, तो आप कहोगे हाँ सर ये प वर्ग का तीसरा वर्ण ब है। और ये जब दोनों मिलेंगे तो ये तो सब रहेगा ही रहेगा, केवल ये जो हलंत आपका लगा हुआ, केवल ये जो आपका विसर्ग लगा हुआ है, यही विसर्ग यहां से हटेगा और ओ में परिवर्तित हो जाएगा। और आप जानते हैं कि ओ किसी भी संधि में भाग नहीं लेगा, तो ये अपनी मात्रा देगा, एक खड़ी पाई ऊपर एक तुच्छी पाई, तो बन के तैयार हुआ त प, और उसमें लगेगी ओ की मात्रा, तो बनेगी तपो, और यहां से मिला हमको बल, तो बन के शामिल हुआ, बन के सामने आया तपोबल। ठीक है, शब्द बना तपोबल। ऐसे यहां पर देखिए विसर्ग लगा हुआ है और यहां पर ह आया है, ये दोनों मिल जाएंगे तो ओ तो बनाएंगे, लेकिन एक चीज क्लियर कर लो, क्या इसके पहले अ की मात्रा है, तो हाँ है, तो ये जाकर के अपने आप में ओ की मात्रा देगा, तो बन के तैयार होगा मन, और इसमें लगाएंगे ओ की मात्रा मनो, और यहां से बन के तैयार हुआ हर। ठीक है ना, ऐसे यहां पर ये अह की मात्रा, इसके पहले अ और इसके बाद भी अ, तो बन के तैयार होगा मनोनुकूल। अब याद रहे कि जब यहां पर स्वर आते हैं तो ये स्वर भी अपने आप में क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। याद रखेगा, इसी बात को समझना है। व्यंजन रहेगा तो वो गायब नहीं होगा, लेकिन स्वर होगा तो वो अपने आप से वहां से गायब हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा मनोनुकूल। क्या बनेगा, मनोनुकूल। समझ में आ रही है सरकार। अब यहां पे देखिए मनः और धन, यहां पर देखो र आ गया, और हमने यहां पर आपको बताया है कि र भी आ सकता है, तो ये बन के तैयार हुआ मनोरथ। क्या बन के तैयार हुआ, मनोरथ। ठीक है, अगला शब्द यहां पर देखिए पयः लिखा है और द लिखा है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे पयोद। क्या बनाएंगे, पयोद। आ रही बात समझ में? इसे जल्दी से आप लोग कॉपी करें, तो फिर हम इस नियम का अपवाद बताते हैं। इस नियम का एक अपवाद है, उसे समझते हैं। जल्दी से आप लोग इसे लिखें। जल्दी से लिखिए भाई। हो गया, चलिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए कभी अंतः या पुनः आ जाए, अंतः या पुनः आ जाए, तो ये दो ऐसे शब्द हैं जिनमें हलंत भी है और अ भी है, परंतु इनसे यदि कोई ऐसा जुड़ता है वर्ण, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, य र ल वह जुड़ जाता है या अ जुड़ जाता है, तो यह
ओ में न परिवर्तित होकर र में परिवर्तित हो जाता है। ओ में परिवर्तित न होकर के र में परिवर्तित हो जाता है। फिर से बताता हूं, अगर पुनः या अंतः, क्या कहा, पुनः या अंतः, दो ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका इस प्रकार से कोई मेल होता है तो ये पुनः और अंतः जो होते हैं वैसे ही रहते हैं। इनका जो विसर्ग होता है ये र में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, र में। मैं लिखूंगा नहीं, सीधे ग्राफ से बताता हूं आपको, हर चीज ग्राफ से बताता हूं, जल्दी समझ पाएगा। तो ये अपवाद है, इस अपवाद को आप अच्छे से समझते चले। अपवाद क्या है कि अगर मान लीजिए पुनः या अंतः और इसके बाद ओ आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या य र ल व हो आ जाए, तो ये जो विसर्ग होता है इसका, ये जो विसर्ग होता है इसका, ये र में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आएगा, ये र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने लिखा पुनः धन निर्माण, ठीक है, मैंने लिखा पुनः धन मुद्रण, हमने लिखा अंतः धन मुख, ठीक है, मैंने लिखा अंतः धन ध्यान, ठीक, ये शब्द आपके सामने लिखे। इसमें हो तो जाना चाहिए था ओ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये नियम के अपवाद है। कब कब? जब पुनः और अंतः मिलेंगे तब। तो ये यहां से विसर्ग हटेगा और यहां पर क्या बन के तैयार होगा, र, तो बनेगा पुनर्निर्माण। क्या बन के तैयार हुआ, पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण ये नहीं हो सकता, लेकिन जब आप परीक्षा देने लगेंगे तो उस चार विकल्प में से एक विकल्प पुनर्निर्माण करके रहेगा। घबराइएगा मत, वो विकल्प गलत होगा। घबराइएगा मत, वो विकल्प क्या होगा, गलत होगा। अब यहां पर देखिए पुनः धन मुद्रण दिया है, तो ये यहां से हटेगा और इस पर बनेगा र, तो बन के तैयार हुआ पुनर्मुद्रण। क्या बन के तैयार हुआ, पुनर्मुद्रण। आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। अब यहां पर देखिए लिखा अंतःमुख, तो अंतोमुख हो जाना चाहिए था। क्या हो जाना चाहिए था, अंतोमुख हो जाना चाहिए था, अंतोमुख। लेकिन जैसे ही आप अंतोमुख लगाएंगे तो कुछ होगा नहीं, बस आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक नंबर आपका कम हो जाएगा। गलत है, ये यहां से गलत है। होगा क्या सर, यहां से अंतर्मुख, ये यहां से हटेगा और इस पर र लगेगा, तो बन के तैयार हुआ अंतर्मुख। ठीक है, क्लियर हो रही है हमारी बात। दूसरा यहां पर देखिए क्या लिखा है, अंतः धन ध्यान, तो ये बनेगा अंतर ध्यान। ठीक है, क्या बनेगा, अंतर ध्यान। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये हमारा उस पहले नियम का अपवाद था, इसे भी आप लोग अच्छे से लिख लें, तब हम आपको दूसरा नियम बताते हैं। आइए अब दूसरा नियम देखते हैं। मान लीजिए अगर विसर्ग आए और विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ दीजिए, उसके बाद चाहे जो स्वर आए, विसर्ग के पहले अ और आ न आए, उसके पहले अ और आ न आए, बाकी चाहे जो आए। दूसरा नियम, विसर्ग मान लीजिए आया, मैं ग्राफिकली ही लिख देता हूं, अब पूरा नियम लिखूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। विसर्ग के पहले अ या आ, ये दोनों न आए, बाकी चाहे जो स्वर आए, बाकी चाहे जो स्वर आए, ठीक, चाहे जो स्वर आए, अन्य चाहे जो स्वर आए, लेकिन इसके बाद फिर से बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर विसर्ग आए और विसर्ग के पहले अ और आ न आए, और उसके बाद चाहे आए, चाहे उ आए, चाहे उ आए, चाहे किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, य, र, ल, व,
ह ना आए, याद रखना, इसमें ह नहीं आना चाहिए, उसमें ह आ रहा था, इसमें ह नहीं आएगा। फिर से मैं बात को कहता हूं कि अगर विसर्ग आए और विसर्ग के पहले आ को छोड़ दिया जाए, दूसरा कोई भी स्वर आए और बाद में आए, उ आए या तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण में से कोई भी वर्ण आए या आपका यर लब आए, तो उसके बाद आपका ये जो विसर्ग होगा ये परिवर्तित होगा। तो किस में परिवर्तित होके आएगा भैया? ये र में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। एक बार मैं इस नियम को फिर से पढ़ता हूं। अगर कभी विसर्ग आए और विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर आए और विसर्ग के बाद चाहे आए, चाहे उ आए, चाहे उ आए, चाहे तीसरा वर्ग, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए या अंतस्थ व्यंजन यर लब आए, तो वहां पर आपका ये जो विसर्ग होगा, आपका ये जो विसर्ग होगा ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें? इस र में। और ये वाला र आपको जब भी बनाएगा तो ये उड़नतुआ र बनाएगा, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए जरा हम लोग कुछ शब्द लिख करके चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा निह धन आशा, ठीक। दूसरा लिखा निह धन आकार, ठीक है। दुह धन बल, दुह धन बल, ठीक है। मैंने लिखा बही ही धनमुख, धनमुख, ठीक है। मैंने लिखा निह धन जन, ये शब्द लिखे। आइए जरा इसे समझते हैं हम लोग। देखिए मेरे भैया, यहां पर विसर्ग है, विसर्ग के पहले यहां पर जो मात्रा है आपकी वो छोटी है, कोई बात नहीं, चलेगा। कोई भी स्वर आ सकता है, यहां पर अन्य स्वर में कोई भी स्वर आ सकता है और आ नहीं आना चाहिए, ये बात तो आपका फाइनल हुई। यहां पर देखिए क्या है? आ। हमने कहा यहां पर क्या आना चाहिए? आ आना चाहिए। तो ये जो विसर्ग है किसी में परिवर्तित हो जाएगा? र में। अच्छा सर, र में परिवर्तित हो गया, लेकिन ये र में जो परिवर्तित हुआ, तो आप बताओ मुझे, क्या इस र में स्वर है क्या? नहीं। तो ये वाला इसको स्वर देके बनाएगा निरा। क्या बनाएगा? निरा। और ये क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा। समझ में आ रहा है ना? सुन आ रहा है? क्लियर है? तो क्या इसे क्या पढ़ेंगे? निराशा। क्या पढ़ेंगे? हाँ। अब यहां पर देखिए लिखा है निह धन आकार। अब ये निह धन आकार, ये देखिए विसर्ग लगा है और विसर्ग के पहले छोटी की मात्रा और यहां पर आ आया है, तो ये विसर्ग हटेगा और ये इसके साथ मिलकर बनाएगा क्या? रा। क्या बनाएगा? रा। तो बनेगा शब्द आपका निराकार। क्या बनेगा? बोल नहीं रहे भाई, क्या बनेगा? निराकार। क्या बनेगा? हाँ, निराकार। ये देखिए दुह और यहां पर बल, यहां पर देखिए क्या है? विसर्ग है कि नहीं? विसर्ग है। और ये किसके साथ जुड़ रहा है? ब के साथ। किसके साथ जुड़ रहा है? ब के साथ। तो ये यहां से हटेगा और ये बनेगा र। क्या बनेगा? र। अब भाई जब ये स्वर इसके साथ मिलता था तब तो इसको स्वर मिल जाता था, लेकिन अब स्वर तो मिल नहीं पा रहा, तो ये क्या करेगा? ये उड़नथुआ बन जाएगा। तो ये शब्द क्या बनाएगा? तैयार होगा क्या बन के? आपका दुर्बल। क्या बन के तैयार होगा? दुर्बल। ठीक है सर। अब देखिए यहां पर लिखा बही धनमुख। क्या लिखा है? बही धन मुख। क्या लिखा है? हाँ, धनमुख। अब यहां पर देखिए ये वाला कटेगा और ये बनाएगा व्यंजन है, तो व्यंजन में तो जुड़ने की कोई आशा है, तो केवल और केवल ये उड़नतुआ वाला र। तो बन के तैयार हुआ बहिर्मुख। क्या तैयार हुआ? बहिर्मुख। ध्यान से पढ़ेंगे अगर तो गारंटी देता हूं हिंदी का एक भी प्रश्न आपसे चूकेगा नहीं, एक भी प्रश्न आपसे चूकेगा नहीं। लेकिन यदि ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो पक्का है कि गड़बड़ी होगी। ठीक। अब देखिए यहां पर लिखा है निह धन, यहां पर जन, तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया, आप तुरंत बना देंगे निर्जन। क्या बना देंगे? निर्जन। क्या बना देंगे बेटा? निर्जन। ठीक है, सुनना है ना? चलिए इसे आप लोग जल्दी से लिखें, फिर आप सबको तीसरा नियम बताते हैं। चलिए
अब तीसरा नियम देखते हैं। कौन सा नियम देखते हैं? बोल रहे भाई साहब, आप बोलिए। तीसरा नियम, तीसरा नियम कौन सा? तीसरा नियम, ठीक है। हाँ, थर्ड। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद च, छ या तालव्य श, फिर से कह रहा हूं, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर चलेगा, विसर्ग के पहले कोई भी स्वर हो चलेगा, लेकिन विसर्ग के बाद च, छ या श अगर आता है तो ये जो विसर्ग होता है इसका परिवर्तन भी तालव्य श में ही हो जाता है। विसर्ग का परिवर्तन भी तालव्य श में ही हो जाता है। इतनी बात आप लोग याद रखें, ठीक। मैं शब्द लिख करके आपको समझाने की कोशिश करता हूं। निह धन छल, निह धन चिंत, निर्धन चित्त लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा दुह धन शासन, शासन, दुह धन चरित्र, ठीक है। ये शब्द आपके सामने लिखे हैं। अब इसे कैसे समझे? देखिए यहां पर विसर्ग आया, विसर्ग के पहले स्वर आया, हमसे कोई लेना देना नहीं, चाहे कोई स्वर आ जाए। यहां पर देखिए छ आया तो पक्का है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, बस ये परिवर्तित होगा किसमें? शब्द। तो शब्द बन के क्या तैयार हुआ? निश्चल। क्या बन के तैयार हुआ सर? निश्चल। सही है, बन के शब्द तैयार हुआ निश्चल, ठीक है। क्या बन के तैयार हुआ? वेरी गुड, निश्चल। अब यहां पर ये हलत हटेगा, विसर्ग हटेगा और बनाएगा आधा श। तो अगर ये आधा श बनाएगा तो आप याद रखें, ऐसे आप लोग इसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये बात गलत है। हमने कहा था कि ये मात्रा इसके पहले आ जाती है, तो मात्रा इसके पहले आएगी तो बनेगा निश्चित। क्लियर है ना? क्या बनेगा? निश्चित, ठीक है। अब देखिए यहां पर दुह और शासन लिखा है, तो ये हटेगा यहां पर आधा श और लगाइए तो बनेगा दुशासन। क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, दुशासन। अब यहां पर दु और चरित्र है तो ये बनेगा आपका दुश्चरित्र। क्या बनेगा? दुश्चरित्र। क्लियर हो गया? एकदम सही है, समझ आ रहा है ना? पढ़ने में मजा आ रहा है? इसे जल्दी से आप लोग लिखें, फिर अगले नियम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ? हो गया भाई? अब देखिए चौथा नियम क्या है, जरा इसे हम लोग देखते हैं। चौथा नियम क्या है, जरा समझो। चौथा नियम यह है कि अगर मान लीजिए विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आ जाए या ऊ आ जाए, विसर्ग के पहले ह्रस्व ई आ जाए या ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद क ख आ जाए, ट ठ आ जाए या प फ आ जाए, क ख ट ठ या प फ आ जाए, तो ये जो विसर्ग होता है ये मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है। आइए लिख करके देखते हैं। हमने कहा अगर मान लीजिए विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, विसर्ग है और विसर्ग के पहले विसर्ग है
और विसर्ग के पहले क्या है, चाहे ह्रस्व ई आ जाए चाहे ह्रस्व उ आ जाए, चाहे ह्रस्व ई आ जाए चाहे ह्रस्व उ आ जाए, अगर ऐसा आ जाता है तो ये विसर्ग के बाद एक चीज और आए, क्या, चाहे क आए चाहे ख आ जाए, चाहे ट आए चाहे ठ आ जाए, चाहे प आए चाहे फ आ जाए। यदि ये चीज विसर्ग के बाद आती है तो ये जो हमारा विसर्ग है ये परिवर्तित हो जाता है, किस में परिवर्तित हो जाता है, मूर्धन्य श। किस में परिवर्तित हो जाएगा, श। किसमें, श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नियम है। ठीक, अब देखिए जैसे मैं लिखता हूं नियम, एक दो उदाहरण लिखता हूं। धनु, धन, टंकार बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है पूर्णिमा जी, आपने यही कहा, इसमें क्या होगा बता दे रहे हैं। ठीक है, पूर्णिमा, भारत, भुवन, राजेश, कृष्णा, कंचन, सभी लोगों का बिल्कुल सही है, सभी लोगों का बच्चों बिल्कुल सही है। चलिए यहां पर और कुछ शब्द लिखता हूं। निह धन ठुर, निह धन ठुर, निह धन कपट, निह धन कपट। ठीक है, निह धन कपट। हमने लिखा निह धन फल, निह धन फल। ठीक है, बात नहीं करते बेटा। ठीक है, ये कुछ शब्द आपके सामने लिखा हो। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है, आपका विसर्ग है, और यहां पर देखिए ट आया। हमने यहां पर कहा था ट आ जाए, ठीक है, यहां पर ट आ जाए, कोई बात नहीं। अभी बनेगा कैसे, ये विसर्ग हट जाएगा और इसका परिवर्तन किसमें होगा, इसी इसमें मूर्धन्य श में हो जाएगा। तो बनेगा क्या, धनुष, धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है जी, यहां पर देखिए निह धन ठुर, ये निह यहां से हट जाएगा और ये बदलेगा किसमें, श में। तो ये बनके क्या तैयार हुआ, निष्ठुर। क्या बनके तैयार हुआ, निष्ठुर। ठीक है, ऐसे यहां पर ये परिवर्तन होगा मूर्धन्य श में, तो बनेगा क्या, निष्कपट। क्या बनेगा, निष्कपट। ठीक है, यहां पर निह धन फल लिखा है तो बनेगा क्या, निष्फल। ठीक है ना, निष्फल। क्लियर हुआ। तो ये आपका था चौथा नियम। जल्दी से करें, आपको पांचवा नियम बताते हैं। इसका एक अपवाद भी है, दुह धन ख। यदि ये आ जाए दुह धन ख तो इसे याद रखेगा, इसका आपका दुख बनता है, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, इसे आप लोग याद रखेगा, ये आपका अपवाद, दुह धन ख। क्लियर हुआ भैया, जल्दी जल्दी करें। अब देखिए पांचवा नियम बिल्कुल छोटा सा है। अगर मान लीजिए कि कभी आपके विसर्ग के पहले क्या है, कोई दिक्कत की बात नहीं, विसर्ग के पहले क्या आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन विसर्ग के बाद अगर त या थ आता है, विसर्ग के बाद अगर त या थ आता है तो उस विसर्ग का अगर विसर्ग के बाद त या थ आता है तो उस विसर्ग का दंत वाला स हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद त या थ अगर आए तो ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है किसमें, इस शब्द। ठीक है, उदाहरण देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा। मैंने लिखा नमः धनते। ठीक है, नमः धन ते, निधन तेज, निधन तेज। जल्दी जल्दी बनाए भाई, निह तेज, दुधन शासन। ठीक है, बिल्कुल सही। राजकुमार, अनिल, अतुल, पिंकी, प्रताप,
आगवेंद्र, आगवेंद्र, सबका सही है भाई। मनः धनताप, ठीक है। दुधंतर, दुधंतर, ठीक। ये हमारे कुछ शब्द है। आइए जरा देखा जाए, बनाते हैं। यहां पर देखिए अह लिखा है, विसर्ग है, और यहाँ पे ते आया है। हमने कहा त या था कोई भी आ जाए, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो बनेगा क्या? नमस्ते इंडिया, नमस्ते दूध पीता है भारत, क्या बनेगा? नमस्ते, ठीक है। ऐसे यहां पर बनेगा निस्तेज, क्या बनेगा? निस्तेज, क्लियर है। यहां पर ये हटेगा तो बनेगा दुशासन, क्या बनेगा? दुशासन, क्लियर है। वही दुशासन जो चीर खींच रहा था, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। हाँ दुस्साहस, सही करो बेटा। दुस्साहस का भी ऐसे ही बनेगा, दुधन साहस होता है दुस्साहस का। यहां पर मैं लिख देता हूं दुधन साहस, ठीक है। ये बनेगा, यहां से हटेगा मनस्ताप बनेगा, क्या बनेगा? मनस्ताप। यहां से ये हटेगा दुस्तर बनेगा, ठीक है। यहां से ये विसर्ग हटेगा, बनेगा क्या? दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस, क्लियर है भाई। ये आपका 5वां नियम था। जल्दी से करें, अगले नियम को हम लोग बात करते हैं। जल्दी से करें बच्चों। जल्दी करें भैया। चलिए, छठा नियम। अगर मान लीजिए विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले आपका ओ, और विसर्ग के बाद क हो या प हो, तो विसर्ग में परिवर्तन होता ही नहीं, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। फिर से बात कह रहा हूं, अगर विसर्ग हो और विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के पहले क्या हो? अ हो। यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले तो अ हो और विसर्ग के बाद चाहे क हो चाहे प हो, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, पूरा पूरा वैसे ही लिख दिया जाता है। क्लियर हुई बात? आइए लिखते हैं। विसर्ग के पहले, यह है आपका विसर्ग, यह आपका विसर्ग है। विसर्ग के पहले अ होना चाहिए, नहीं है तो नियम काम नहीं करेगा। और विसर्ग के बाद चाहे क हो चाहे आपका प हो, विसर्ग के बाद चाहे क हो चाहे आपका प हो, तो इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? जरा शब्द लिखते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। मैंने लिखा प्रातः धन काल, मैंने लिखा अंतः धन करण, मैंने लिखा अंतः धनपुर, ठीक है। ठीक है, मैंने लिखा अधः पतन, ठीक है। क्लियर है? ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब ये कैसे बनेगा? आप यहां पर देख रहे हैं विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद क है, तो क्या होगा? सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिया जाएगा, प्रातः काल, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा। ऐसे अंतः और यहां पर क, यहां पर क आ गया तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, सीधे सीधे ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है।
ऐसे यहां पर अंतः पुर, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, आप सीधे सीधे ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है। ऐसे यहां पे अधः धन पतन, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, आप सीधे सीधे लिख देंगे अधः पतन। याद रहे दो चीजों के लिए, अगर नमः आता है, और पुरः आता है, तो ये जो विसर्ग होता है वो दंतस्थ स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे हमने लिखा नमः धनकार, और हमने लिखा पुरः धनकार। ये दो चीजें अगर हमने लिखी, नमः धनकार, पुरः धनकार, तो ये नमः और पुरः यदि आता है, तो ये जो आपका विसर्ग है, ये यहां से इस दंत वाले स में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे अगर हम लिखेंगे तो बनेगा नमस्कार। क्या बनेगा? नमस्कार। और इसे हम देखेंगे तो बनेगा पुरस्कार। क्या बनेगा? पुरस्कार। और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसे आप लोग लिख लें। फिर आखिरी नियम पर हम लोग चर्चा करते हैं। जल्दी से आप लोग लिखें। हो गया? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए विसर्ग आया, 7वां नियम, विसर्ग आया और विसर्ग के बाद छ आए, तो विसर्ग तो गायब हो जाता है, लेकिन छ के पहले च आ जाता है। देखते हैं जरा, जैसे हमने क्या कहा, अगर विसर्ग है, क्या है? विसर्ग है, और विसर्ग के बाद छ आए, तो ये विसर्ग तो गायब हो जाता है, लेकिन इसी विसर्ग के जगह पर च आ जाता है। निर्णय ये निकला, परिणाम ये निकला कि ये छ बन जाता है। ठीक है, ये बन जाता है छ। आइए जरा उदाहरण देख लेते हैं और अच्छा सा क्लियर होगा। जैसे हमने लिखा अनु धन छेद, हमने लिखा छत्र धन, ठीक, छाया है, मैंने लिखा विह धन छेद। ठीक है, ये शब्द हमने लिखे। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर विसर्ग आपको देखने को मिल रहा है और यहां पर छ है। यहां पर विसर्ग आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर छ है। यहां पर विसर्ग देखने को मिल रहा है और यहां पर छ है। तो होगा क्या कि ये सब विसर्ग यहां से गायब हो जाएंगे और यहां पर बनके तैयार होगा च। यहां पर क्या बनके तैयार होगा? च। मतलब इसे अगर बनाएंगे तो बनेगा अनुच्छेद। अनु तो था ही था, ये खत्म हुआ तो आधा च है, तो बनके तैयार हुआ अनुच्छेद। अगर यहां पर देखें छत्र और छाया, तो ये बनके तैयार होगा छत्र छाया। क्या बनके तैयार होगा? छत्र छाया। अगर यहां पर देखें तो वे धन छेद, तो बनके तैयार होगा विच्छेद। क्लियर हुई हमारी बात? तो इतनी चीजें आपको इसमें पढ़नी थी। ठीक है, इसे आप लोग जल्दी से लिखें। एक नियम यही और देखें, अगर मान लीजिए विसर्ग आता है और उसके बाद ये पहले विसर्ग आता है और विसर्ग का मिलन किसी र से हो जाता है, विसर्ग का मिलन र से हो जाता है, तो ये विसर्ग तो गायब हो जाता है और इसके पहले की जो ह्रस्व मात्रा होती है वो दीर्घ में होती है, और अगर दीर्घ ही रहती है तो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होता। हाँ जी, अगर यहां पर ये र आता है तो ये वाला जो परिवर्तन होता है वो दीर्घ स्वर में परिवर्तन हो जाता है।
दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे मैंने लिखा आपके लिए नि धन रोग, क्या लिखा? निधन रोग। ठीक है, मैंने एक और लिख दिया निह धन लम, एक और लिख दिया निह धन रस। ठीक है, अब देखो इसका क्या होगा। यहां पर देख रहे हैं विसर्ग है, यहां पे विसर्ग है, यहां भी विसर्ग है, और मिल किससे रहा है? र से। मिल ये वाला नहीं होगा, ये किससे मिल रहा है? र से। अगर ये र से मिल रहा है तो इसमें तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं, बस इसमें परिवर्तन, ये गायब हो जाएगा, ये तो गायब हो जाएगा, और ये जो ह्रस्व मात्रा इसमें लगी थी न में, वो दीर्घ मात्रा लग जाएगी, तो बन के तैयार होगा निरोग। क्या बनेगा? निरोग। ऐसे ही ये भी बनेगा यहां पर नी, और बन के तैयार होगा नीरस, बन के तैयार होगा सर नीरस। क्लियर हुई हमारी बात? तो यहां तक का सफर हमारा आपके साथ था व्यंजन संधि का। अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था हमारा व्यंजन संधि। ये हमारी पूरी व्यंजन संधि खत्म हो गई। अब व्यंजन संधि की प्रैक्टिस सेट जो होगी वो आपको दे दूंगा, मतलब वीडियो क्लास के जैसे हम वीडियो में बनाते हैं स्क्रीन पर, वैसा बना के आपको कराएंगे कल या परसों की क्लास में, जब भी मौका मिलेगा। और इसके आगे हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक आप लोग अच्छे से पढ़े रहिए। संधि आपकी कंप्लीट हो गई, वर्ण और वर्णमाला आपका कंप्लीट हुआ, रस आपका कंप्लीट हुआ। अब जो हम लोग चलेंगे वो कारक या विभक्ति, इन सब चीजों पर किसी पर चलेंगे, फिर आगे चलते। अब छोटे छोटे लेक्चर मिलेंगे, छंद अलंकार जब आएंगे तो वहां पर थोड़ा सा लेक्चर बड़ा और होगा, फिर वहां पर हम लोग जल्दी से उसे निपटा देंगे। ठीक है मित्रों, चलिए आज लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपको गणित के पीरियड में। तब तक के लिए देखते रहिए आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।